हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए लेकर आया हूँ वोकेशनल एजुकेशन रिटेल के क्लास 11th का यूनिट 3 जिसका नाम है मैकेनिज्म फॉर कस्टमर्स टू चूज़ राइट प्रोडक्ट्स। ग्राहकों के लिए सही उत्पाद चुनने के तरीके। इससे पहले मैंने क्लास 11 की फर्स्ट और सेकंड यूनिट के कंप्लीट सेशंस अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं यूनिट 3 में क्या क्या है आपके। इसमें 4 सेशन हैं। फर्स्ट सेशन है आपका ग्राहकों के लिए सही उत्पाद चुनने के तरीके, जिसको हम मेथड्स ऑफ सेलिंग भी कहते हैं, बेचने के तरीके। आज हम देखते हैं क्या क्या हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, परिचय कहते हैं जिसको। फिर हम देखेंगे रिटेल बिक्री के तरीके, रिटेल सेलिंग मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे स्टोर में बिक्री के लिए उत्पादों की व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन स्टोर। फिर हम देखेंगे उत्पादों की व्यवस्था करने की आवश्यकता, नीड फॉर अरेंजिंग प्रोडक्ट्स, उत्पादों की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स। फिर हम देखेंगे लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा बिक्री हेतु जिम्मेदार उत्पादों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं रिटेल व्यापार में उत्पादों को ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार मांग के रूप में हाईलाइट किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। मांग का विश्लेषण करने तथा ग्राहकों को आवश्यक उत्पाद का चयन करने में मदद करने हेतु उत्पादों को डिस्प्ले करके मतलब दिखाकर रखा जाता है। वस्तुओं को जब तक हम दिखाएंगे नहीं, कस्टमर को पता कैसे लगेगा कि हमें ये वस्तु ख़रीदनी है, इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जब तक हम वस्तु को दिखा के नहीं रखेंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। इसलिए हमें वस्तुओं को दिखा के रखना चाहिए। इसके लिए उत्पादों की पहचान तथा एक प्रभावी उत्पाद सूची का विकास किया जा सकता है। उत्पादों का अनुकूलन, उत्पादों की मांगों और आवश्यकता पर बदलती श्रेणियों का उपयोग करते हुए विकल्पों को क्रमबद्ध, सॉर्ट और संकीर्ण करने के कौशल पर निर्भर करता है। बिक्री पैसे के बदले में उत्पाद बेचने का एक कार्य है। यह ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध या उस संबंध के विस्तार की शुरुआत है। आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। वस्तुओं को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से बेचा जाए ताकि अधिक से अधिक कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, वो ही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है आपका बेचने के तरीके। तो उसमें हम क्या क्या है, बेचने के तरीके कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष बिक्री, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल। सेकंड है बिक्री का प्रपत्र, इसको बोलते हैं प्रोफोर्मा सेल्स, ये इसको कैटलॉग सेल भी बोलते हैं, कैटलॉग आपने देखा होगा। थर्ड है एजेंसी आधारित, एजेंसी बेस्ड बिक्री बोलते हैं इसको। फोर्थ है यात्री विक्रेता, इसको हम बोलते हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन। फिफ्थ है नीलामी की बिक्री, इसको ऑक्शन सेल बोलते हैं, बोली लगाकर जिसमें वस्तुएं बेची जाती हैं। सिक्स है बिजनेस टू बिजनेस, ये B2B बिक्री, इसको हम B2B सेल्स भी कहते हैं। सेवन्थ है इलेक्ट्रॉनिक आधारित बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेल्स। और लास्ट है अप्रत्यक्ष बिक्री, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल। हम इन सारे जो मेथड्स हैं, जितने भी आपको तरीके नज़र आ रहे हैं 8, इन सबको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष बिक्री। प्रत्यक्ष बिक्री जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट सेल किस तरह से की जाती है। इसमें एक रिटेलर या एक दुकानदार कस्टमर को सीधे प्रोडक्ट दिखाकर या सर्विस के बारे में बताकर सामने उनको बेचते हैं। इसको हम प्रत्यक्ष बिक्री या डायरेक्ट सेल कहते हैं। ये उपभोक्ता को उत्पादों और सेवाओं के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रदर्शन और बिक्री को संदर्भित करता है। इसमें 2 व्यापार मॉडल शामिल हैं, मतलब इसमें 2 बिजनेस मॉडल होते हैं। एक तो सिंगल लेवल मार्केटिंग, ये क्या होता है, सिंगल लेवल मार्केटिंग होता है। दूसरा होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक प्रत्यक्ष बिक्री में सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचकर पैसा कमाया जाता है। यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग भी होती है, जैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें एक ही कस्टमर को बेची जाती हैं। और सिंगल लेवल मार्केटिंग में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर डील की जाती है, एक ही सर्विस पर डील की जाती है।
सेकंड हमारा जो मेथड आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा सेल्स, या इसको हम कैटलॉग सेल्स भी बोलते हैं। एक प्रपत्र शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे दस्तावेज़ का वर्णन किया जाता है जो एक शिष्टाचार या कोर्टेसी प्रदान करता है या न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करता है, एक मानक या निर्णायक के अनुरूप होता है, एक औपचारिकता के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। बिक्री का प्रपत्र बिक्री उद्धरण कोड को संबंधित करता है जो प्रोफोर्मा चालन के रूप में तैयार किया जाता है। ये एक कैटलॉग आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको स्टोर पर रखना पॉसिबल नहीं होता, तो उन स्टोर्स पर वस्तु दिखाने के लिए एक कैटलॉग होती है, एक बुक होती है जिसमें सभी तरह की वस्तुओं के फ़ोटोज़, इमेजेस अपने प्रोडक्ट कोड के साथ लगी हुई होती है। कस्टमर जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है संबंधित उत्पाद उसके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। थर्ड हमारा जो मेथड है वो है एजेंसी आधारित सेलिंग, एजेंसी आधारित बिक्री कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, यह एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसमें एजेंट को सिद्धांत की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर बातचीत करने का अधिकार है। बदले में एजेंट को कमीशन या फीस मिलती है। एजेंसी आधारित बिक्री में शामिल होने वाले विभिन्न प्रकार के एजेंट हैं। आपने देखा होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा कि एजेंट आए हैं, LIC के एजेंट हैं। वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम चेंज नहीं करते हैं, प्रोडक्ट वही रहेगा, LIC के जो प्रोडक्ट होते हैं वही रहेगा। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं LIC का एजेंट हूँ या आपको मैं प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, तो उनको नाम चेंज किए बिना वही प्रोडक्ट बेचना होता है, उसके बदले उनको उनका कमीशन मिल जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं बिक्री एजेंट्स होते हैं, प्रत्यक्ष ब्रांडेड के माध्यम से बिक्री आउटसोर्सिंग, कुछ आउटसोर्सिंग के माध्यम से वे अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बनकर आते हैं, जैसे आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुना होगा, जो डॉक्टर्स के पास MR आते हैं जिनको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वो भी दवा के जो ब्रांड होते हैं, ब्रांडेड कंपनीज़ होती हैं, अपनी वस्तुओं को, अपनी दवाओं को बेचने के लिए MR के ज़रिए डॉक्टर्स तक पहुंचाती हैं और वहीं से उनकी सेल होती है। नेक्स्ट है इसमें ट्रांजैक्शनल सेल्स या लेन देन की बिक्री, फिर है कंसल्टेटिव सेल्स, परामर्शदात्री बिक्री, फिर है वस्तु की बिक्री, फिर टेली मार्केटिंग या टेली सेल्स, और सबसे लास्ट में रिटेल बिक्री। तो ये होता है एजेंसी बेस्ड सेल्स। फोर्थ हमारी जो बिक्री है, मेथड है, वो क्या है, यात्री विक्रेता। ये क्या होते हैं, एक फर्म के प्रतिनिधि होते हैं जो नमूने दिखाने और ऑर्डर प्राप्त करने हेतु दुकानों और अन्य व्यापार का दौरा करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो रिटेल शॉप्स होती है वहाँ पर एक आदमी आते हैं बैग लेकर, डायरी लेकर, वो पूछते हैं कि आपके यहाँ पर ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है, कितना बचा हुआ है। अपने साथ एक सैंपल भी लेके आएंगे, वो कहेंगे कि आप इसको एक बार प्रोडक्ट को ट्राई करके देखिए, इसको टेस्ट करके देखिए, अगर इसकी बहुत अच्छी सेल रहेगी, बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। तो ये घूम घूम कर अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं और उसको बेचते हैं। उन्हें वाणिज्यिक यात्री या कमर्शियल ट्रैवलर या डोर टू डोर सेल्समैन भी कहा जाता है। आपके घर पर बहुत सारी बार आपने देखा होगा एक प्रोफेशनल बंदा आता है, सूट टाई शूज़ वगैरह पहनकर, वो आपकी डोर बेल बजाते हैं, कहते हैं कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, हमारा अभी कुछ प्रमोशन चल रहा है, कुछ एडवर्टीज प्रचार के चल रहा है, हम आपको 500 रुपये की चीज़ मात्र 200 रुपये में बेच रहे हैं अभी जो प्रमोशन है। तो ये भी डोर टू डोर सेल्स कहलाती है। इस तरह की वस्तुएं किस में आती हैं, ट्रेवलिंग सेल्समैन। फिफ्थ है नीलामी की बिक्री। इसमें क्या होता है, वस्तु की बोली लगाकर वस्तु को बेचा जाता है। यह एक सार्वजनिक बिक्री है, जो ग्राहक इच्छुक हैं वे नीलामी में भाग ले सकते हैं। वस्तुओं की उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचा जाता है, अर्थात जिसने उच्चतम मूल्य कोट किया है। यहाँ पर कुछ आदमी होते हैं जो नीलामी में भाग लेते हैं, बोली में भाग लेते हैं, जो एक वस्तु का सबसे अधिक मूल्य लगाता है, सबसे अधिक मूल्य देने को तैयार होता है, उसी आदमी को वो वस्तु उस मूल्य में बेच दी जाती है। 6 है बिजनेस टू बिजनेस बिक्री। ये एक व्यक्तिगत ग्राहक के बजाय अन्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्री को संदर्भित करता है। एक औद्योगिक या व्यावसायिक बिक्री में एक व्यापार से दूसरे व्यापार को बेचना शामिल है। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरी एक IT कंपनी है। अब मुझे अगर कंप्यूटर चाहिए तो मेरे पास एक कंप्यूटर कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो कहेगा कि आपको हम इतने कंप्यूटर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस सेल होती है। कंप्यूटर पर्सनल कस्टमर को नहीं बेची जा रही है,
किसी बिज़नेस को ही बेची जा रही है, क्योंकि उन कंप्यूटर से मैं भी क्या चला रहा हूँ, अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। इसको हम बिज़नेस टू बिज़नेस या B2B बिक्री कहते हैं। या इसको दूसरी तरह से देखें, एक स्कूल है, स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक स्टेशनरी वाले ने या एक यूनिफॉर्म वाले ने सीधे स्कूल वाले से कांटेक्ट कर लिया कि आपके स्कूल में 900 बच्चे पढ़ते हैं, तो 900 बच्चों की यूनिफॉर्म हम बना के देंगे आपको। तो ये क्या होगा, बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स होती है। मतलब एक बिज़नेस, क्योंकि स्कूल भी क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, और जो यूनिफॉर्म वाले हैं या स्टेशनरी वाले हैं वो भी अपना व्यापार चला रहे हैं। तो एक व्यापार वाला दूसरे व्यापार वाले को अपनी वस्तुएं बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स कहते हैं। 7th है इलेक्ट्रॉनिक आधारित बिक्री। यह एक वेब आधारित बिक्री है। इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कंज्यूमर बिक्री को दोनों शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक आधारित बिक्री है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान EDI का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको माध्यम से हम वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक आधारित बिक्री कहते हैं। लास्ट है अप्रत्यक्ष बिक्री। अप्रत्यक्ष बिक्री एक तीसरे पक्ष द्वारा एक अच्छी या सेवा की बिक्री है, जैसे कि कंपनी के व्यक्ति का बजाय एक भागीदारी या सहयोगी। मतलब कोई थर्ड पर्सन हमारी अगर वस्तुएं बेच रहे हैं, हमारी सेवाएं बेच रहा है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष बिक्री कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टोर में बिक्री के लिए उत्पादों की व्यवस्था का अर्थ। मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल्स इन स्टोर। विभिन्न विनिर्माण से उत्पाद रिटेल स्टोर में प्रदर्शित डिस्प्ले किए जाते हैं। इन उत्पादों को दुकानों में प्रदान की गई जगह के आधार पर शेल्फ मतलब अलमारी में रखा जाता है, एक व्यवस्थित तरीके से जमा कर रखा जाता है, जिससे कस्टमर तक वस्तुएं आसानी से दिख सकें जाती हैं, क्योंकि उनमें से कुछ अपने उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु डिस्प्ले विंडो अनुभाग और फ्लोर पर जगह से खरीदते हैं। अक्सर वस्तुएं वही खरीदी जाती हैं जिनको डिस्प्ले कर कर दिखाया जाता है या फ्लोर पर सजा कर रखा जाता है। उन्हीं वस्तुओं के प्रति कस्टमर आकर्षित होते हैं। निर्माता की प्रतिस्पर्धा के आधार पर सामानों को प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनमें से कुछ अपने उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु डिस्प्ले विंडो अनुभाग और फ्लोर पर जगह फ्लोर स्पेस से खरीदते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादों की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों होती है। नीड फॉर अरेंजिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, रिपीटेड जो कस्टमर होते हैं, बार बार आने वाले ग्राहकों के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, बिक्री प्रचार के लिए, ब्रांड की इमेज बनाने के लिए, और सीजनल मौसम के आधार पर हमारी वस्तुएं भी बदलती जाती हैं, तो मौसमी बिक्री को बढ़ाने के लिए भी हम प्रोडक्ट्स को अरेंज करके रखते हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित करके रखते हैं। उत्पादों की व्यवस्था करने की आवश्यकता, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इसमें बार बार आने वाले ग्राहक। कंपनियों के उत्पादों को पुनर्व्यवस्थित करने का मूल कारण उनके स्टोर को एक नया रूप देना है। इससे नए ग्राहक स्टोर में वापस आते हैं। उत्पादों की जगह बदलने से ग्राहकों को अधिक उत्पाद प्रदर्शन किए जा सकते हैं, ताकि वे फिर से आएँ और साथ ही साथ बिक्री की मात्रा भी बढ़ जाए। सेकंड है इसमें बिक्री प्रचार, इसको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। रिटेलर्स बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। स्टॉक की पुनर्व्यवस्था से ग्राहकों में वृद्धि होती है। क्या होती है, अगर हम हमारे स्टोर को बार बार चेंज करेंगे, हर बार हम नए तरह का फर्नीचर को अलग तरह से सेट करेंगे, तो उससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे हमारे स्टोर की तरफ। नेक्स्ट है ब्रांड की इमेज। ब्रांड की इमेज को बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को दोबारा से अरेंज करके पुनर्व्यवस्थित करके रख सकते हैं। कुछ खुदरा विक्रेता अपनी ब्रांड की इमेज को बनाए रखने हेतु उत्पादों को नियमित रूप से पुनर्व्यवस्थित करते हैं। उत्पादों की मासिक पुनर्संरचना, इसे हम रीअरेंजिंग बोलते हैं, और कलर स्कीम को बदलना उत्पाद की व्यवस्था की नई और अलग शैली, फ्रेश स्टाइल के निर्माण में आवश्यक है। लास्ट है इसमें मौसमी। रिटेलर्स एक क्षेत्र में उत्पाद प्रदर्शित करते हैं। रिटेलर्स मौसमी उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करते हैं। जैसे अगर हम एक कपड़े की दुकान की बात करें, गारमेंट शॉप की बात करें, तो वहाँ पर सर्दी के कपड़े जो आएंगे, मौसम जैसे ही चेंज होगा तो अपने यहाँ पर सर्दी के कपड़े सजा कर रखना शुरू कर देंगे। जैसे ही गर्मी आने वाली रहेगी तो अपने यहाँ पर गर्मी के कपड़े सजा के रखना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होते हैं, मौसमी जो बिक्री होती है, सीजनल सेल होती है, उसको बढ़ाने में हमें मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादों की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया। प्रोसीजर फॉर अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स। कुछ फ्लोर प्लान होते हैं
तो फ्लोर प्लान क्या होते हैं, किस तरह से हमें अलमारियों को रखना है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ये 4 प्रकार के दे रखे हैं आपके बुक में। इसमें फर्स्ट जो फ्लोर प्लान होता है, जो इसको हम बोलते हैं तल योजना भी कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रेट फ्लोर प्लान, इसको बोलते हैं हम सीधे तल योजना। इस स्ट्रेट फ्लोर प्लान में एक रिटेलर एक सीधा लाइन में उत्पादों की व्यवस्था करता है। ये भारतीय रिटेल उद्योग में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फ्लोर प्लान है और साथ ही क्या है, सस्ती भी पड़ती है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, सीधे तल योजना के ग्राहकों को समय बिताने के लिए और चीज़ें पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। अगर इस तरह से हम शेल्फ को, इस तरह से रेक्स को हम इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग रखेंगे तो कस्टमर एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत देर तक प्रोडक्ट्स देख सकता है। सेकेंड है आवेगी ख़रीद के माध्यम से बिक्री बढ़ाती है। ये क्या करती है, इम्पल्स सेल्स को बढ़ाती है। इम्पल्स मतलब चॉकलेट, आइसक्रीम, जिनकी तरफ जिस चीज़ का हम कस्टमर घर से प्लान करके नहीं निकले थे ख़रीदने का, उन वस्तुओं को भी बेचने में ये योजना मदद करती है। उन दुकानों के लिए उपयुक्त है जहाँ पर बिक्री के दृष्टिकोण सलाहकार और व्यक्तिगत होते हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या होती है, जगह संसाधनों का कुशल प्रयोग। यहाँ पर अगर हम चाहें तो और ज़्यादा स्पेस निकाल सकते थे अगर इस तरह से नहीं रखें तो। इसमें क्या होता है, दृष्टि अवरुद्ध होने के कारण चोरी की संभावना भी होती है। इसमें जब जो वहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी नज़र नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पर चोरी की संभावना हो सकती है। दूसरा हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं विकर्ण तल योजना, ये इसको हम बोलते हैं डायगोनल फ्लोर प्लान। इस प्रकार के फ्लोर प्लान में स्टोर के कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए अधिक दृश्यता मतलब विजिबिलिटी बनी हुई रहती है। वहाँ पर काम करने वाले सभी अपने प्रोडक्ट्स पर अपनी शेल्फ पर नज़र रख सकते हैं। इसे उत्पादों की व्यवस्था के लिए एक छोटी सी जगह की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, विकर्ण तल योजना के अनुसार अलमारियाँ एक दूसरे के विकर्ण पर रखी जाती हैं, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ताकि मालिक या दुकानदार, दुकान प्रबंधक ग्राहकों पर नज़र रख सकें। विकर्ण तल योजना उन दुकानों में लागू की जाती है जहां ग्राहक स्वतंत्र रूप से चलकर अपने इच्छा अनुसार सामान खरीद सकते हैं और जैसे कस्टमर खुद जाकर अपनी वस्तु खरीद लेगा। इसके फ़ायदे क्या होंगे, आवेगी खरीद की सुविधा को प्रदान करता है। ये भी इम्पल्स जो सेल्स होती है उसको बढ़ावा देगा। नवीनतम या फैशन व्यापार प्रमुखता के मुख्य गलियारे पर प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने 2 देख लिए। एक तो हमने देख लिया है स्ट्रेट फ्लोर प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं सीधे तल योजना। दूसरा विकर्ण तल योजना है, डायगोनल फ्लोर प्लान। तीसरा हम देखते हैं एंगुलर फ्लोर प्लान, इसको हम बोलते हैं कोणीय तल योजना। ये बहुत सारे स्थान के साथ एक विशाल रूप देता है। इस प्रकार के फ्लोर प्लान का उपयोग उच्च मूल्य और हाई एंड रिटेलर्स द्वारा किया जाता है। इससे प्रदर्शन क्षेत्र में कमी आती है और केवल कुछ लोकप्रिय उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये आपको इस तरह का प्लान मिलेगा, रिलायंस फ्रेश में मिल जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह से वस्तुओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, कुशल होता है, सुविधाजनक होता है, गुड्स की दृश्यता बेहतर होती है, सभी तरह की वस्तुएं आसानी से नज़र आ जाती हैं, स्वयं सेवा या सेल्फ सर्विस में उपयोगी है, जगह का सही उपयोग और लागत कुशल है, बेचने की क्षेत्र का संरक्षण है। मतलब यहाँ पर आपको स्पेस बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रचनात्मक नहीं है, भीड़ भाड़ लगी हुई रहती है, आवेगी बिकने वाली वस्तु सेवा नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप आइसक्रीम, चॉकलेट्स इस तरह के वो प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आवेगी बिक्री को ये बढ़ावा नहीं देगा। फोर्थ है जियोमेट्रिक फ्लोर प्लान, इसको हम मिक्स प्लान भी बोलते हैं या हम इसको मिश्रित नक्शे भी बोलते हैं। इसमें आपको सब तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ में सब तरह से नज़र आ जाएगी। इस फ्लोर प्लान में एक रिटेलर फ्लोर प्लान का एक अलग शैली बनाने हेतु रेक और अन्य फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। इस लेआउट का उपयोग ट्रेंडी उत्पादों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, घड़ी आदि के लिए किया जाता है। आपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जहाँ पर बिकते हैं या जो वॉच शॉप होती है जहाँ पर घड़ी मिलती है, उस शॉप पर आप इस तरह का प्लान देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिक्री हेतु जिम्मेदार उत्पादों की पहचान करना। किस तरह से हम वस्तुओं को पहचानेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगा। उसे रिटेल स्टोर और बेचे जाने वाले उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक रिटेलर जो हो, एक सेल्स एसोसिएट हो, उसे सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। CSA को स्टोर प्रबंधक या पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए, CSA यहाँ पर कौन है, कस्टमर सेल्स एसोसिएट, पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए जो विभिन्न निर्माताओं से प्राप्त होने वाले स्टॉक के बारे में है।
थर्ड है स्टॉक प्रबंधक, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मैनेजर या पर्यवेक्षक उत्पाद अनुभागों की CSA को आवंटित करता है। मतलब एक कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, सेल्स एसोसिएट, उसको एक सुपरवाइज़र जो काम देता है उस कामों को अपने कर्तव्यों का उसको पालन करना चाहिए। एक रिटेल स्टोर में उत्पाद अनुभाग, सब्जी अनुभाग, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, जैसे जो वेजिटेबल डिपार्टमेंट रहेगा वह अलग रहेगा, हाउस कीपिंग आइटम्स जो होते हैं उसका डिपार्टमेंट अलग रहेगा, स्टेशनरी का डिपार्टमेंट अलग रहता है, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट अलग रहता है। इस तरह के अलग अलग सेल्स एसोसिएट को अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है। फोर्थ है CSA या कस्टमर सेल्स एसोसिएट, उसे या उसके लिए आवंटित अनुभाग के लिए जिम्मेदार है और उत्पाद बेचने तक निर्माताओं से प्राप्त स्टॉक के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। CSA को उसके या उसके द्वारा आवंटित उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसे ग्राहकों को बेचने के लिए कौशल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का 3rd यूनिट का फर्स्ट सेशन, जिसका नाम था बेचने के तरीके, सेलिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग मेथड। वो कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये चैप्टर, ये कंप्लीट सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।